हेलो स्टूडेंट्स। तो हम हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ड्राई सेल के बारे में और उसकी कुछ रिएक्शंस हमने पढ़ी थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब फैराडे ने जो लॉ इलेक्ट्रोलिसिस के दिए थे वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है तो ये देखते हैं। तो देखो, किसी सेल में अगर मैं किसी पर्टिकुलर सेल की बात कर रहा हूँ तो उसमें या फिर किसी सेल की जगह पर मैं अगर किसी सिंपली एक बीकर की बात करता हूँ जिसमें मैंने कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, अगर इस सॉल्यूशन में मैं इम्प्योरिटीज देखता हूँ, जैसे कि अगर ये प्योर वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर अगर है, ये शुद्ध जल है, तो इसमें आयंस नहीं होंगे। ठीक है, अगर ये प्योर वाटर है तो इसमें क्या होगा, नो आयंस, मतलब इसमें आयंस अनुपस्थित होंगे। वहीं अगर इसमें थोड़ी बहुत भी इम्प्योरिटीज हैं, या फिर अगर मैं इसी पानी की अगर मैं बात करता हूँ, पानी में मैं थोड़ा सा नमक डाल देता हूँ या फिर कोई भी इम्प्योरिटीज डाल देता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल वाटर, जो कि हमारे यहाँ होता है रेगुलर लाइफ। नॉर्मल वाटर में क्या होते हैं, कई सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। हम प्योर वाटर कैसे बनाते हैं, तो प्योर वाटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पानी को गर्म करना पड़ेगा और उससे जो भी वेपर्स निकल रही है, जो भी उससे भाप निकल रही है, उसको हम फिर से ठंडा करेंगे और उससे जो वाटर बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर वाटर या फिर डिस्टिल्ड वाटर। यहाँ पर नॉर्मल वाटर की बात है तो नॉर्मल वाटर कोई सा भी वाटर हो सकता है, वो हमारी बोरिंग का पानी हो सकता है, नदी का पानी हो सकता है, रेन वाटर हो सकता है, बारिश का पानी हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल वाटर वो होता है जिसमें आयंस प्रेजेंट रहते हैं और यही आयंस क्या फर्निश करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स को फर्निश करते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पर फ्लो करना चाहते हैं तो चार्जेस आकर आयंस के इंटरेक्शन से, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स के इंटरेक्शन से क्या करते हैं, इसमें पूरे उसमें कंडक्टिविटी अपनी फैलाते हैं। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि आयंस यहाँ पर प्रेजेंट है तो वो ही आयंस, ठीक है, आयंस ही क्या करते हैं, एक पाथ प्रोवाइड करते हैं, एक रास्ता देते हैं किसको, चार्ज को वहां से निकलने का। ठीक है, हम इलेक्ट्रोलाइटिक और मैग्नेटिक कंडक्टर पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं, हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और मेटालिक, इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटालिक। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं विद्युत रासायनिक, और 2 मिनट, इलेक्ट्रोलाइटिक और मैग्नेटिक। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक को बोलते हैं तो विद्युत अपघटनीय, अब इलेक्ट्रोलाइटिक बेसिकली होगा क्या, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करते हैं विद्युत अपघटनीय, तो ऐसा कोई भी कंडक्टर या फिर ऐसा कोई भी चालक, यहाँ पर मैं इसे चालक बोल सकता हूँ, ऐसा कोई भी चालक जो बेसिकली किस स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में, वहां पर कौन सा कंडक्टर होता है, वहां पर हमारा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक। मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि NaCl प्लस वाटर, और मेटालिक में मैं एग्जांपल ले लेता हूँ जैसे कि आयरन रॉड। ठीक है, NaCl प्लस वाटर की अगर हम बात करते हैं या फिर आयरन रॉड की, अब देखो दोनों चीजों को हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। अगर मैं आयरन रॉड की बात कर रहा हूँ, लोहे की एक छड़ की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से, मतलब वहां पर पहले से जो लोहे की रॉड है, लोहे की जो छड़ है, उसमें पहले से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जब इलेक्ट्रिसिटी हम उसे प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम उसमें से प्रवाहित करना चाहते हैं, विद्युत धारा, तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू आगे बढ़ती है। ठीक है, वहां पर मीडियम क्या होता है उनका, इलेक्ट्रॉन्स, वहां पर किस माध्यम से वो आगे बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से आगे बढ़ती है। वहीं अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करते हैं, क्योंकि आयरन क्या हो गया, एक तरीके से सॉलिड स्टेट, ठीक है, ठोस अवस्था हो गई। वहीं लिक्विड स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो लिक्विड स्टेट में यही इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू आगे बढ़ती है, आयंस के थ्रू, या फिर मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू आगे बढ़ती है, इसीलिए इस टाइप के चालकों को, इस प्रकार के चालकों को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के चालकों को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक चालक कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं सिंपली क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो इसमें फ्लो हो जाएगी, किसकी वजह से, उन इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से जो भी आयंस फर्निश होते हैं, ठीक है,
इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से जो भी आयंस वहाँ पर फर्निश हो रहे हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है यहाँ पर? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। या फिर हम बोल सकते हैं कि मोल्टन स्टेट्स में जो भी मोल्टन स्टेट में जो भी ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली क्या है? तो मैं आपको पहले ही सेल की वर्किंग बता चुका हूँ। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं सेल में, मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे बताता हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस के टोटल 2 लॉज हैं। अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं फैराडे के, तो उसमें टोटल उसमें कितने दिए हुए हैं? 2 लॉ हैं। यहाँ पर मैं इसको पहले डायग्राम को कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रोड्स हो गए। तो हम आते हैं अब फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे ने फर्स्ट लॉ अपना इलेक्ट्रोलिसिस में क्या बोला था? देखो, पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन उन्होंने क्या बोली थी। डेफिनेशन उन्होंने बोली थी कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा या उत्पन्न होने वाली गैस की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है, या फिर हम बोल सकते हैं अनुक्रमानुपाती होती है। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। उसने क्या बोला कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जब मैं इनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करूँगा, ठीक है, जैसे ही मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करता हूँ, तो ये इलेक्ट्रोड्स धीरे धीरे यहाँ से मुक्त होने लगेंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोड यहाँ से डिकम्पोज होंगे और किसकी लेयर पर जाने लगेंगे? किसकी सरफेस पर जाने लगेंगे? दूसरे इलेक्ट्रोड की सरफेस पर जाने लगेंगे। तो ये क्या होगा? धीरे धीरे यहाँ से डिकम्पोज होगा। तो फैराडे ने क्या बोला है कि जितना वेट, जितना मास यहाँ पर इसका डिकम्पोज होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके फ्लो होने वाले करंट के। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाता हूँ, विद्युत धारा के प्रवाह को अगर मैं बढ़ा देता हूँ, तो वहां पर वो उतना ही ज्यादा मुक्त होने लगेगा या फिर उतना ही ज्यादा वो वहां पर डिकम्पोज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझना अच्छे से कि इसमें क्या बोला है उसने बोला है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, तो यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है। ठीक है, किसके समानुपाती होता है? किसके अनुक्रमानुपाती होता है? ये इसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के, इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के। ठीक है, W is proportional to I। ये दोनों एक दूसरे की क्या हो गए? प्रोपोर्शनल हो गए। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं I की, प्रोपोर्शनल के साइन की, यहाँ से मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा और कांस्टेंट लगाऊंगा। इस कांस्टेंट को मैं क्या बोलता हूँ? Z। ठीक है, Z क्या है यहाँ पर? Z इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट, और इसे Z को कुछ बोला जाता है, Z को बोला जाता है समानुपाती, नहीं, रासायनिक मूल्यांक। ठीक है, Z इज अ कांस्टेंट, या फिर मैं बोल सकता हूँ Z एक स्थिरांक है। ठीक है, Z क्या हो जाएगा यहाँ पर? कांस्टेंट। जैसा कि हमें पता है, वी नो दैट, क्या पता है हमें पता है कि I इज टू Q अपॉन में T होता है। ठीक है, I की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर? Q अपॉन में T होती है। वहीं अगर मैं Q की बात करता हूँ, Q इज टू क्या हो जाएगा वहां पर? I इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर Q इज टू क्या हो जाएगा? I इंटू T। तो अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर Q की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, यहाँ पर Q की वैल्यू भी लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? W इज प्रोपोर्शनल टू I मैंने यहाँ पर बोला है। ठीक है, रियल में क्या होता है? अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस के लॉ की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की जगह पर वहां क्या फ्लो होता है? चार्ज।
ठीक है, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फ्लो कर रहा हूँ तो बेसिकली यहाँ से तो इलेक्ट्रिसिटी ही फ्लो हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या होती है, एम्पीयर, जबकि इन इलेक्ट्रोड्स में क्या जाएगा, चार्ज जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ में थोड़ा सा चेंज आपको करना है, आप वहां पर इलेक्ट्रिसिटी ही मानेंगे क्योंकि मैं आगे चल के इलेक्ट्रिसिटी का ही फॉर्मूला लगाऊंगा, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको चार्ज। ठीक है, इसलिए मैंने वहां पर पहले आई लिखा था कि आपको एक बार लॉ समझ में आ जाए, उसके बाद हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे, चार्ज से। और उसका रीजन क्या है कि यहाँ से फ्लो क्या हो रहा है, यहाँ पर चार्ज फ्लो हो रहा है। एक बार मैं लॉ आपको वापस से पढ़ के बताता हूँ। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर आना क्या चाहिए, आई ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या जा रहा है, चार्ज जा रहा है, इसलिए मैं क्या लिखता हूँ, W इज प्रोपोर्शनल टू Q, और यहाँ पर भी मैं किसको रिप्लेस कर दूंगा, Q को। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q। I की अगर मुझे वैल्यू रखनी है तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में T। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ आगे, W इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाई I की वैल्यू है Q अपॉन में T, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू T। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I इंटू T, तो W इज इक्वल टू Z I T। ये क्या हो जाएगा हमारा लॉ। ये है फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। ठीक है, अब सेकंड लॉ की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड लॉ बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा है वैसा का वैसे ही सेकंड लॉ हम देखने वाले हैं। तो ये लॉ आप नोट कर लेना। अब सेकंड लॉ में उसने क्या बोला है वो समझते हैं। सेकंड लॉ में उसने बोला है कि इस नियम के अनुसार श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटनों के विलयन में, उसने बोला है कि यहाँ पर जो सेल है वो कैसे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स बना देता हूँ, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड बना देता हूँ। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं विद्युत धारा की मात्रा, हाँ तो देखते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में जब विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो सिंपली क्या बोला है उसने कि आप सीरीज में सेल्स को कनेक्ट करो, तो मैं सिंपली यहाँ पर ए सेल बना देता हूँ और इसको बी सेल बना देता हूँ। ठीक है, दोनों को मैं सीरीज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सेम इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी 2 एम्पीयर की मैंने फ्लो की है या फिर 1 एम्पीयर की फ्लो की है दोनों में। ठीक है, 1 एम्पीयर की इलेक्ट्रिसिटी मैंने दोनों में यहाँ पर फ्लो की है। तो जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर फ्लो करूंगा तो इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रोड से डिकम्पोज होना चालू करेंगे। ठीक है, जो कि वहां पर इलेक्ट्रोड है वो क्या होंगे, धीरे धीरे वहां पर मुक्त होना स्टार्ट होंगे। तो उसने बोला है कि वहां पर विभिन्न पदार्थों की मात्राएं जो होंगी उनके तुल्यांकी भारों के, मतलब W जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, E के। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर कि जो भी उनका तुल्यांकी भार है मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास है उनका, उसके क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो W यहाँ पर हमने जो देखा है W इज प्रोपोर्शनल टू E। ये है हमारा सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। ठीक है, फैराडे का जो सेकंड नियम है वो यही है कि यहाँ पर उसने क्या बोला है, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। तो हमने क्या लिख दिया, W इज प्रोपोर्शनल टू E। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ W अपॉन में E किसके बराबर होगा, ये स्थिरांक के। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ W इज इक्वल टू K इंटू E। मैं लिख सकता हूँ क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन अनुक्रमानुपाती का यहाँ पर सिंबल हटेगा तो क्या लगेगा, इक्वल टू W इज इक्वल टू W, E को मैं इधर लेकर आता हूँ, W अपॉन में E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। ठीक है, तो इसी तरीके से ये K क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्थिरांक है। ठीक है, K क्या हो गया यहाँ पर, एक कांस्टेंट हो गया। तो वही मैं बोल रहा था कि W अपॉन में E को हम क्या लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है,
अब आते हैं यहाँ पर, अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ W1 और E1 से, तो मैं यहाँ पर कांस्टेंट W2 E2 लगा सकता हूँ, ऑफ कोर्स लगा सकता हूँ, ठीक है, कि मैं कांस्टेंट यहाँ पर इसको ले सकता हूँ। और ये हम क्यों ले रहे हैं, तो आगे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, CuSO4 और AgNO3 का, तो यहाँ पर हम उसको देखेंगे आगे, W1 अपॉन E1। अब इसको मैं क्या करता हूँ, E1 को इधर ले जाता हूँ, W को इधर, W1 अपॉन में W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन में E2 अपॉन में E1, या फिर E1 अपॉन में E2। ये क्या हो गया हमारा लॉग। इस लॉ को आप सिंपली यहाँ पर भी खत्म कर सकते हैं और यहाँ पर भी खत्म कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बस हमें यहाँ पर सेकंड लॉ में याद कर रखना है कि जो यहाँ पर विभिन्न पदार्थों की मात्राएं होती हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन से डिकम्पोजिशन वहाँ पर हुआ है, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। मतलब अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ कि CuSO4 और AgNO3 ये दोनों जो सॉल्यूशन है, ये दोनों एक दूसरे से सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर Cu पर जितनी मात्रा एकत्र हुई है अपॉन में Ag पर जितनी मात्रा एकत्र हुई है, तो Cu मतलब कॉपर, Ag मतलब सिल्वर, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, Cu का तुल्यांकी भार, मतलब जो भी Cu का वहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, वहीं सेकेंडली अगर हम बात करें कि Ag का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, इन दोनों के अनुपात के बराबर, इन दोनों के रेशियो के बराबर वहाँ पर होगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।